Hello everyone, I am Abhyuday, currently at NLSIU Bangalore and I had an AIR 92 in CLAT 2024 exam. एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो स्ट्रेटेजीज के बारे में जिन्होंने मुझे हेल्प की क्लैट 2024 में AIR 92 लाने के लिए। आज के इस वीडियो को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें पांचों पार्ट्स होंगे 5 अलग अलग सेक्शन की स्ट्रेटेजीज के ऊपर। एंड इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए जाननी जरूरी है। अगर आपको मुझसे क्लैट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, जो कि मैं जहां पे आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे तरीके या किस तरीके से कौन से सोर्सेज यूज करके क्या क्या हेल्पफुल टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप क्लैट में अच्छा रैंक ला सकते हो, टॉप एनएलयूज में जा सकते हो। एंड क्लैट के कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स, मेरे कॉन्सेप्ट जो मुझे यूज किए, इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स एंड क्लैट से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैंने आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है ओरिजिन क्लैट बाय अभ्युदय। वहां जाके आपको क्या मिलेगा, सारी वीडियोस वहां पे मिलेगी एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सेकेंड चीज, अगर आपको क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है या कुछ भी आपकी क्वायरी है या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या मुझसे इंडिविजुअल मेंटरशिप आपको चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी एंड टेलीग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, वहां जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड लास्ट चीज, अगर आपको एनएलएसआईयू से रिलेटेड ब्लॉग्स चाहिए, एनएलएसआईयू के इनसाइडर्स चाहिए या लाइफ एट एनएलएसआईयू या एनएलएस जैसे कुछ ब्लॉग्स आपको चाहिए एंड इसलिए आप इस चैनल से मेरे जुड़ जाइए। एंड अगर आपने मेरी क्लैट जर्नी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो भी देख सकते हो। ये सारी चीजें थी जो आपको इस चैनल से जुड़ने से पहले जाननी जरूरी थी। एंड अब हम आते हैं अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं आरसी के बारे में। कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने आरसी में फॉलो की थी एंड किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी ने मुझे हेल्प किया। तो देखो, आरसी में सिंपल सा चीज है, आरसी में हमारा जो सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करता है वो है रीडिंग स्पीड। पूरे क्लैट में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है तो वो है आपकी रीडिंग स्पीड कितनी अच्छी है। तो आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग स्पीड के लिए मैंने 2 चीजें फॉलो की थी। पहले तो न्यूज़पेपर मैंने फॉलो किया था एंड सेकंड चीज जो मैंने फॉलो की थी वो थी सेक्शनल टेस्ट। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि बुक रीड करो या कुछ डिफरेंट सोर्सेज से रीड करो, बट बुक रीड करने को मैं प्रेफरेबल नहीं मानता, क्योंकि अगर आप एक बुक रीड कर रहे हो तो थ्रू आउट द बुक आप एक ही टाइप का चीज रीड कर रहे हो, तो उससे क्या है आपकी वास्ट रीडिंग डेवलप नहीं होती। एंड क्लैट में क्या होता है, अगर 5 पैसेजेस आए हैं आरसी के सेक्शन में तो वो पांचों पैसेजेस अलग अलग जॉनरा, अलग अलग थीम से होंगे, तो इसलिए आपकी थीमेटिक रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए 2 चीजें बहुत आपको जरूरी है। सबसे पहले न्यूज़पेपर, क्योंकि एक दिन के न्यूज़पेपर में इतने ज्यादा थीम्स होते हैं कि आपकी थीमेटिक रीडिंग काफी बढ़ जाएगी एंड रीडिंग स्पीड इस वजह से आपकी इंप्रूव होगी, फैमिलियरिटी आपकी इंप्रूव होगी। सेकेंड चीज जो है सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट को हम देते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, तो क्लैट का जो पेपर होता है उसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट भी बनाया जाता है, इस वजह से आप वास्ट रीडिंग कर सकते हैं। थर्ड जो सोर्स मैं फॉलो करता था अपनी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए वो थे इयॉन एसेज। इयॉन एसेज में आपको क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स के टफ लेवल के पैराग्राफ्स या पैसेजेस, आपको आर्टिकल्स वहां पे देखने को मिलेंगी, जहां जाके आप वीक में, डे में थोड़ा जितना आपका मूड करे आप वहां पे जाके रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारी बुक रीडिंग से ज्यादा बेटर मुझे इन सारी चीजों ने हेल्प की थी अपनी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए। देन मैंने क्या किया, जब भी मैं आरसी के सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट देता था मैं बहुत ही ध्यान से उसे एनालाइज करता था। तो सेकंड चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्लैट अगर आपको क्रैक करना है तो आप अपनी एनालिसिस को वीक नहीं छोड़ सकते। आपको अपना एनालिसिस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है। अगर आप अपनी एनालिसिस को वीक कर रहे हो, अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे कि आपकी स्कोर स्टक हो गए या मार्क्स बढ़ नहीं रहे या फिर आपका क्या हो गया है, समझ नहीं आता है कई बार कि कहां पे गलतियां हो रही हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अपनी इस क्लैट प्रिपरेशन की जर्नी में नहीं लानी है तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हफ्ते के 7 दिन मॉक दे रहे हो बिना एनालिसिस के तो वो फायदा नहीं करने वाला। बेटर है आप हफ्ते का 1 मॉक दो, बट उसको 2 से 3 बार एनालाइज करो अगले मॉक देने से पहले। क्लियर? इस तरीके से मैं मॉक्स को यूज करता था आरसी के लिए एंड मैं अपने मिस्टेक्स को नोट करता था। सेकेंड चीज जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं फिगर्स ऑफ स्पीच एंड थीम्स ऑफ द पैसेजेस, ये 2 चीजें मैंने याद कर ली थी। इनको याद करने से क्या हुआ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे तो ये मेरे से क्लिक हो जाते थे। नाउ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि वोकैबुलरी की चीजें हम कैसे करें आरसी सेक्शन के लिए। वोकैब के लिए मेरा सिंपल सा आपको सजेशन है, वोकैब की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आता है, आप चाहो तो उसको थोड़ा थोड़ा रीड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से रीड कर सकते हो, बट अगर इतना ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो वोकैब के प्रिपरेशन को आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो द हिंदू में कुछ अलग वर्ड्स मिले या आपके किसी मॉक टेस्ट में आपको कुछ टफ वर्ड्स मिले, आप उसका मतलब देख के उसको आपने याद कर लिया या नोट कर लिया। बट इससे ज्यादा अगर आप बैठें
कि मुझे ये वर्ड का मीनिंग जानना है, मुझे ये वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम याद करने हैं, तो वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एंड मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पिछले 4 से 5 साल में आई गेस 5 या 6 बार बस वोकैब से क्वेश्चन आया है। सो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वोकैब को करना। क्लियर? सो यहां पे वोकैब वाली चीज एंड हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो आरसी में मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि जैसे अब क्लेट जो है वो 120 मार्क्स का हो चुका है एंड आरसी आई गेस 24 to 25 क्वेश्चन की हो चुकी है। तो मैंने सिंपल सा चीज फॉलो किया था कि मुझे 20 से 25 मिनट के अंदर आरसी को कंप्लीट कर लेना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। और अगर मैं 25 से ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे किसी और सेक्शन में इस टाइम को कंपेंसेट करना होगा। सो आरसी में आपकी स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। देन आप जितना ज्यादा थीम में रीडिंग कर रहे हो वो चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि अगर क्लैट में कुछ ऐसा पैसेज आ गया जो कि आपसे फ्रेंडली है तो वहां पे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज मैंने हर बार नोटिस किया है कि जब भी हम कोई ऐसा पैसेज पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड नॉलेज हमको पहले से है तो हमारा क्या है, हमारा रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। सेकेंड चीज जो मैंने आरसी में फॉलो की वो ये थी कि मैं फ्लो चार्ट मेथड और स्किमिंग टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज करता था। एंड अगर आपने मेरी ये इस फ्लो चार्ट एंड स्किमिंग टेक्निक वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अगर आप क्लैट ओरिजिन वाले चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड नाम से मेरी एक वीडियो है, वहां पे आपको ये दोनों मेथड्स मिल जाएंगे। सो ये दो मेथड मैं यूज करता था, इससे मेरी रीडिंग स्पीड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। सो ये सारी चीजें मैंने की थी आरसी के लिए। एंड आरसी में देखो कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं होता, आपको मेन आइडिया जानना जरूरी है, आपको एजम्पशन जानना जरूरी है एंड इन्फ्रेंस अगर आपको पता करना आता है तो आपसे आरसी के क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आप रीडिंग अच्छे से कर रहे हो, आपका थीमेटिक रीडिंग बहुत अच्छा है, सिंपल सी चीज है, आपका आरसी अच्छे से जाएगा। तो अगर मैं आरसी के सेक्शन को 1 मिनट में अगर सॉर्ट आउट करके बोलूं कि क्या क्या चीजें जरूरी है, रीडिंग स्पीड जो कि आप कर सकते हो न्यूज़पेपर, सेक्शुअल टेस्ट एंड इयॉन एसेस के थ्रू आप हायर लेवल की रीडिंग कर सकते हो। फिगर्स ऑफ स्पीच एंड थीम्स ऑफ पैसेजेस आप याद कर लो। अगर इसकी सीट की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे मैं ये शेयर कर दूंगा। दैट्स इट। आरसी में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहो, एनालाइज करते रहो, आरसी में आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। यही चीज मैंने फॉलो की थी एंड मेरे स्कोर आ रहे थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, जो कि है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। सो जनरल नॉलेज इन द सेंस हमको कई बार ये डाउट होता है कि क्लैट में सिर्फ करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक जीके नहीं आती। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को यही डाउट होता है, बट ये बिल्कुल गलत है। सो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मैंने किस टाइप से की थी। सो देखो, करंट अफेयर्स का सबसे पहले मेरे माइंड में ये था, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम क्लैट की प्रिपरेशन की थी तो मैं करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम देता था एंड इस वजह से मेरे बाकी सेक्शन काफी वीकर चले गए थे एंड उसमें मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मेरी तरफ से जो एक सजेशन आप लोग को होगा वो ये होगा कि आप अपना हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दो जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो। मींस हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है, ऐसा नहीं कि आप जीके को ज्यादा टाइम दे रहे हो। द रीजन बिहाइंड दिस इज सीआर, आरसी एंड लीगल, जो 3 आपके पैसेजेस हैं, जो कि रीडिंग बेस्ड आपके सेक्शंस हैं, ये सारी चीजें आपके हाथ में कमांड में है। अगर आप आरसी, सीआर और लीगल को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका मॉक में जो स्कोर आ रहा है वही आपका जाके वहां पे रेप्लिकेट हो जाएगा एक्चुअल क्लैट में। बट सेम चीज जीके के साथ फॉलो नहीं करती। अगर आप आज आपका जीके में 20 नंबर आया तो कल आपका जीके में 10 नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट डे आपके जीके में 7 नंबर आ जाएंगे, अगले दिन आपके जीके में 15 नंबर आ जाएंगे एंड एक्चुअल क्लैट वाले दिन आपका जीके में अलग स्कोर आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सिंपल सा रीजन है, अगर आप जीके में या करंट अफेयर्स में कोई एक टॉपिक पे आपने 50 क्वेश्चन किए, चलो 100 क्वेश्चन भी आपने किए हैं, तो 101 क्वेश्चन एग्जामिनर के पास है जो कि आपको वो डाल के दे देगा। तो जीके में आप कभी पूरा प्रिपेयर नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स में कभी आप पूरी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सो जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था करंट अफेयर्स के लिए वो ये थी कि मुझे उतना जीके पढ़ना है जितना बाकी लोगों ने पढ़ा है। अब बाकी लोगों ने पढ़ा है से मेरा सेंस क्या है? मंथली कंपेंडियम्स मुझे करने हैं, 1 लाइनर्स मुझे करना है, न्यूज़पेपर से थोड़ा थोड़ा जीके मुझे करना है। ये 3 चीजें अगर मैंने अच्छे से की है पास्ट 6 मंथ्स की, उससे ज्यादा की मैं इतने अच्छे से करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जून से लेकर नवंबर तक की जीके मैंने न्यूज़पेपर, मंथली कंपेंडियम एंड 1 लाइनर्स के थ्रू की हुई है विद प्रॉपर रिवीजन, देन इससे ज्यादा मैं जीके की टेंशन नहीं ले सकता। सिर्फ इतना जीके में अगर मैं कर लूं और मेरे स्कोर नहीं आ रहे हैं मॉक में जीके में, तो भी मुझे टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीजें की है तो एक्चुअल क्लैट वाले दिन मेरा जीके में स्कोर जरूर आएगा। हर कोचिंग के मॉक बनाने का तरीका अलग होता है। आप लीगल एज का मॉक देखो, आपके जीके में स्कोर नहीं आएंगे। आप एलपीटी का मॉक देखो, जीके में थोड़े ज्यादा स्कोर आएंगे। आप सीएल का मॉक देखो, जीके में आपके बहुत ज्यादा स्कोर आएंगे। और अगर आप एक्चुअल क्लैट देखोगे तो एक चीज मैंने एनालाइज की है,
अगर कोई स्टूडेंट लास्ट 6 मंथ्स का जीके थॉरली मंथली कंपेंडियम के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू एंड वन लाइनर्स के थ्रू पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे प्रॉपर रिवीजन के साथ अच्छे से करके जाता है, तो जीके में उसको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड स्कोर से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा स्कोर, स्कोर से मेरा मतलब ये कि बाकियों से अच्छा स्कोर। फॉर एग्जाम्पल अगर टफ जीके आ गया तो आपका स्कोर बाकियों से ज्यादा होगा, इजी जीके आ गया तो सबका स्कोर अच्छा होगा। क्लियर? तो आपको जीके का टेंशन नहीं लेना है। हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम जीके का बहुत टेंशन लेने लगते हैं। हमारे जीके में स्कोर नहीं आते हुए दिखते हैं मॉक में, तो हम क्या करते हैं, हम और जीके पढ़ने लगते हैं, हम अलग अलग सोर्स को ढूंढने लगते हैं। ये गलती हमको नहीं करनी है। हमको एक सोर्स से स्टिक रखना है, जो कि मेरे लिए था दृष्टि आईएएस, मैं उससे जीके करता था। एंड न्यूज़पेपर में द हिंदू पढ़ता था। एंड वन लाइनर्स के लिए मैं अड्डा 247 और जीके टुडे के वन लाइनर्स करता था। सो जब ये सिर्फ एक सोर्स से आप स्टिक रहोगे तो आप क्या है, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते जाओगे। अब अगर तब भी आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहे तो टेंशन नहीं लेना है। ब्रीद इन ब्रीथ आउट, आपका जाके क्लैट में स्कोर अच्छा आएगा, जीके में गारंटी है। सबसे अच्छा बात तब होता है, देखो अगर मैं क्लैट में प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे अच्छा प्रिपरेशन मैं उसको मानता हूं, या मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि अगर मेरे 70 नंबर आ रहे हैं तो इस 70 में से 50 से 55 जो मेरे स्कोर है वो मेरे आरसीसीआर लीगल से आए। मैथ से भी इंक्लूड कर लूंगा, बट जीके के स्कोर को मैं काउंट नहीं करता था। तो आप ऐसा प्रिपेयर करो कि बिना जीके के आपके 60 to 65 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली क्लैट को क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आरसी, सीआर एंड लीगल आपके 3 वफादार सब्जेक्ट्स हैं, जीके बेवफा सनम है। जीके आपको कब धोखा दे देगा कोई भी गारंटी नहीं, एंड मैथ्स तो न्यूट्रल है। सो जीके में सिंपल सी चीजें हैं, एक सोर्स से स्टिक रहो, न्यूज़पेपर रीड करो एंड वन लाइनर्स करो, दैट्स इट। बस रिवीजन करते जाना है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हम 10 सोर्स कर रहे हैं, हम दृष्टि भी कर लिए, क्लैट पोस्ट भी कर लिए, क्लैट एक्सप्रेस भी कर लिए, कोई सा भी सोर्स आप करो। क्लियर? सो ये तो मेरा जीके का स्ट्रेटेजी था कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, जीके में उतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। एक और मैं आपको इसके पीछे लॉजिक दे सकता हूं। ये लॉजिक ये है कि देखो अगर जीके में आपने एग्जाम के दिन तक इंपॉर्टेंट चीजें कर ली हैं तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। रीजन इज, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आपने किया हुआ होगा, और अगर आपने नहीं किया है मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंपेंडियम में आया हुआ होगा। क्लियर? सो इसलिए मंथली कंपेंडियम्स को फॉलो करना है, एक सोर्स से न्यूज़पेपर पढ़ना है, वन लाइनर्स, दैट्स इट। जीके में इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ये करके रिवीजन खत्म, फिर मॉक टेस्ट में स्कोर देखा जाएगा। डन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है लीगल रीजनिंग। जी हाँ, सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करने वाले 2 सेक्शंस जो है क्लैट के एग्जाम में वो है जीके एंड लीगल रीजनिंग। सो अब मैं अगर लीगल रीजनिंग के प्रिपरेशन के टेक्निक की आपसे बात करूं, सो वो मेरा टेक्निक ये था कि मुझे सबसे पहले तो जो लीगल के बेसिक थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स है, एंड वो ज्यादा नहीं है, 6 मैक्सिमम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फॉरेन लॉ एंड मिसलेनियस लॉ। मिसलेनियस लॉ में ही मैंने लीगल के करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर दिया है। ये 6 टॉपिक्स मुझे सबसे पहले अपने कवर करने हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सारी धाराएं याद करनी है, या मुझे सारे बेयर एक्ट्स याद करने हैं, मुझे केस लॉज याद करने हैं। लीगल में आपको याद कुछ भी नहीं करना है, रटना कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि टॉर्ट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं, उनमें क्या क्या रीजनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रूल्स हैं, एंड बाकी जितने भी लॉज मैंने आपको अभी नाम लिए उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसमें कौन कौन सी रीजनिंग यूज होती है। अगर आपने ये बेसिक साइज को रीडिंग कर लिया तो मैं क्या करता था, ये 6 जो टॉपिक्स थे इसको मैं रीड करता था आईपी रीडर से। यहां से जाके मैंने इन सबको रीड कर लिया। देन अब मैं क्या करता था, सिंपल सा इनका इंडिविजुअल क्वेश्चंस लगाता था, जो कि आपको कहीं भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर? अगर आपको टेलीग्राम चैनल्स चाहिए जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स मिलते हैं क्लैट से प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। नाउ जब मेरी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती थी इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, अगर लीगल के सेक्शन में आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो कंटिन्यूअसली, आपको कोई भी क्लैट क्रैक करने से लीगल सेक्शन में नहीं रोक सकता। द रीजन इज, जितना ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट दोगे और एनालाइज करोगे, सेक्शनल टेस्ट का मतलब मेरा ये नहीं कि आप टेस्ट देते जा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ आपको उसको एनालाइज भी करना है कि कहां पे आपकी गलती हो रही है। तो आप सेक्शनल टेस्ट देते गए, आपके डिफरेंट टॉपिक का रीडिंग होते गए, आपको रीजनिंग पता चलती गई, आपको अपने मिस्टेक पता चलते गए, देन दैट्स इट। लीगल रीजनिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सेकेंड चीज जो मैं फॉलो करता था लीगल रीजनिंग में वो ये है
कि किसी भी एक पैसेज में अगर मान लिया जाए 400 वर्ड का हमारा लीगल का एक पैसेज आया है, उस 400 वर्ड में से 2 लाइन का बस एक रूल है उसमें, और वही 2 लाइन के रूल को हमको अप्लाई करना है ऑप्शन में। सो सिंपल सा चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज आदत होती जाएगी कि आप उस पैसेज में से वो 2 लाइन आराम से ढूंढ के निकालो। सो आपको वो 2 लाइन ढूंढने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड जैसे ही आप वो 2 या 3 लाइन ढूंढना शुरू कर दिए, लीगल रीजनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। क्लियर? अब यहां पे लीगल रीजनिंग में 28 टू आई गेस 32 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। एंड लीगल रीजनिंग में अगर मैं अच्छे स्कोर की बात करूं, सो 25 प्लस का स्कोर लीगल रीजनिंग में आपका अच्छा माना जाता है। अगर मैं बाकी सेक्शंस में बताऊं तो आरसी में एनी स्कोर अबव 15 टू 17 इज रियली अ गुड स्कोर। एंड जीके में भी सेम 15 प्लस स्कोर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर है। 10 प्लस लीगल एज में मान सकते हैं, बाकी में 15 प्लस। क्लियर? सो ये एक स्कोर्स होते हैं। सो अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलने से पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग क्लैट से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए कोचिंग से रिलेटेड, सो आपको अगर कुछ भी क्वायरी हो लाइक क्लैट की प्रिपरेशन, ऑफलाइन कोचिंग कौन सा अच्छा है, ऑनलाइन कोचिंग कौन सा अच्छा है, मुझे ये डाउट आ रहे हैं, ये हो रहा है, या जो मैं कोचिंग में जाना चाहता हूँ वहां जाने के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि मेरी आई गेस कोचिंग में मैंने काफ़ी सर्च किया था, तो मेरी हर जगह पहचान है कि कोचिंग में कौन सा कोचिंग अच्छा है। क्योंकि मैंने जब अपना कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं लीगल एज के दिल्ली एनसीआर सेंटर से मैंने प्रिपरेशन किया था। तो अगर आपको कोई सा भी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, क्लैट का प्रिपरेशन कैसे करना है, या मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो। क्लियर? नाउ हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड कई सारे बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग का सिंपल सा तरीका है, पहले 5 जो बेसिक्स हैं उनको आप कवर करो। कौन कौन से 5 बेसिक्स? एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, प्रेमिस एंड जो होता है अपना कंक्लूजन। ये 5 चीजें कौन कौन सी? एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन एंड प्रेमिस। दैट्स इट। ये 5 टॉपिक्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एंड ये चीज आपको करनी कहां से? देखो, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर क्रिटिकल रीजनिंग फॉर क्लैट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप प्रॉपरली एक एक सोर्स के साथ आप इसके बारे में जान सकते हो। अभी तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। तो मैंने क्या किया, ये 5 जो मेरे टॉपिक्स हैं इनको मैंने कवर किया। इनकी इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस की मैनहट्टन गाइड फॉर जीमैट बुक से। यहां से मैंने इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, देन मैं करता था सेक्शनल टेस्ट। सो आप एक चीज देख रहे हो, अगर आप सेक्शनल टेस्ट अच्छे से दे रहे हो एंड उसको अच्छे से आप एनालाइज कर रहे हो, तो आपका स्कोर आराम से बढ़ता जाएगा एंड आपको क्लैट प्रिपरेशन में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्लियर? जो एक एक्स्ट्रा चीज मैं सीआर के लिए करता था वो ये था, मैं फ्लो चार्ट मेथड यूज करता था। अगेन वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो फ्लो चार्ट मेथड में जब मैं यूज करता था तो उससे मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती थी क्रिटिकल रीजनिंग में। एंड हमारा क्या होता है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बार बार उधर जाना पड़ता है हमको कि क्रिटिकल रीजनिंग में कौन से जगह से हमको आंसर चाहिए। तो ये सारी चीजों में फ्लो चार्ट मेथड जब हम यूज करते हैं तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आता, ये सब नहीं करना पड़ता है। वो बाईपास करके डायरेक्ट आंसर हम उससे ला सकते हैं। क्लियर? सो ये टेक्निक था मेरा सीआर का। अब देखो, सीआर में स्कोर अगर मैं बोलूं तो अगेन आरसी जैसा 15 से 16 का स्कोर सीआर में काफी अच्छा होता है, तो ये सोच के मैं चलता था। एंड सीआर में भी मैं 25 से 30 मिनट का टाइम देता था। तो मेरा टाइम डिनोशन ऐसा होता था कि अगर आरसी में कम टाइम दिया तो सीआर में थोड़ा अच्छे से टाइम लूंगा, अगर सीआर में कम टाइम लिया तो आरसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा। दैट्स इट। ये आरसी सीआर का मेरा एक कॉम्बिनेशन चलता था। सो सीआर में अगर मैं अगेन आपको क्लैरिफाई करूं, बेसिक कंसेप्ट जो 5 चीजें होती वो आप क्लियर करो, देन सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करो, साथ ही साथ इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी लगाते रहो। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथन वीकन में प्रॉब्लम है तो अगेन एक आप इंडिविजुअल क्वेश्चन लगा लो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के। अगर आपको इन्फ्रेंस में प्रॉब्लम है तो इन्फ्रेंस का आप क्वेश्चन लगा लो। एक सिंपल सी बुक है मैनहट्टन गाइड फॉर जीमैट, इसको आप फॉलो कर लो। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको पीडीएफ डाल रखा हूं, वहां से आप जाके इसको ले सकते हो। क्लियर? सो ये तो हमारी थी सीआर की प्रिपरेशन। अब अगर मैं बात करूं क्वांट्स, जो कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हो तो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना चाहिए। एंड क्वांट्स मेरे क्लैट प्रिपरेशन में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था। बट जो पीसीबी के स्टूडेंट होते हैं या आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेनली आर्ट्स के स्टूडेंट को क्वांट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो क्वांट्स के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी,
हमको किसी भी टीचर के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारे सामने 9 से 10 क्वांट्स के टॉपिक रख देता है। जनरली वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? वो टॉपिक्स होता है एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ टॉपिक्स हमारे सामने रख देते हैं। बट जो मैंने एनालाइज किया एंड जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो ये थी कि अगर क्वांट्स में 3 टॉपिक्स को आप अच्छे से एक्सपर्टीज के साथ अपना प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं क्यूटी सेक्शन में। स्पेशली 6 to 7 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे अगर ये 3 टॉपिक्स आपने कवर कर ली। ये चीज मुझे पता चल गया था। तो मैंने क्या किया, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये 3 टॉपिक्स को मैंने इतने अच्छे से किया कि बाकी जो कॉन्सेप्ट थे उसमें मुझे उतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। सो ये 3 मैंने कॉन्सेप्ट्स किए, देन मैंने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट किया एंड इस वजह से जो क्वांट्स का सेक्शन है वो मेरा कंप्लीट अच्छे से हो गया था। एंड क्लैट 2024 के क्वांट सेक्शन में मेरा 12 आउट ऑफ 12 स्कोर था। सो क्वांट्स के लिए अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं तो एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो बुक आप परचेस कर लो। देन आपको क्या करना है, उसमें से एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। देन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स लगाने हैं जो कि सेक्शनल टेस्ट के थ्रू आप लगाओ या मॉक टेस्ट के थ्रू आप लगाओ, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको क्यूटी में नहीं करना है। एक चीज जो क्वांट के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं वो ये है, प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। अगर प्रैक्टिस में आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा क्वांट में। सो आपको डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। डेली इन द सेंस हर दिन मैं नहीं बोल रहा हूं, रेगुलर इंटरवल्स पे, आज किया, परसों किया, नरसों किया। ऐसा नहीं कि आज किया, कल किया, परसों किया, अब 4-5 दिन हमने क्यूटी ही नहीं की। हमको रेगुलर इंटरवल्स पे प्रैक्टिस करते जाना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कभी लेवल अप कभी लेवल डाउन, बट हाँ प्रैक्टिस हमको नहीं छोड़नी है। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था हर सेक्शन के लिए। अब मैं आपको बताता हूं अपनी मॉक देने की स्ट्रेटेजी कि मैं मॉक किस तरीके से देता था। तो मैंने क्या किया था, मैं अपने हर दिन के, जिस भी दिन मैं मॉक देता था तो मैं संडे को मॉक देता था 2 से 4। इसके पीछे रीजन है, हमारा जो क्लैट का पेपर होगा वो संडे को होगा और 2 से 4 के बीच में ही होगा। तो आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना है, अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उसको आदत हो जाए संडे को 2 से 4 फोकस्ड रहने की। अब इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा चीज करता था, वो ये था, मैं अपने मॉक के पहले के रूटीन को मॉक वाले दिन सेम रखता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठता था, गाने सुनता था, देन रेडी होता था, देन मॉक देता था। एंड सेम चीज मैंने क्लैट एग्जाम वाले दिन भी किया। इस वजह से मुझे अलग नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने 50 मार्क्स दिए हुए हैं, मैं अपना 51st मॉक देने जा रहा हूं। सेकेंड चीज जो मॉक के लिए मैं करता था वो ये था कि मैं मॉक को 1 घंटा 50 मिनट में कंप्लीट करने का ट्राई करता था। क्योंकि जब आप क्लैट के एग्जाम को देने जाते हो तो एग्जाम सेंटर में कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एंड जब आपसे वो साइन वगैरह कराया जाता है, अपना डिटेल फिल किया जाता है, इस वजह से मैं 10 मिनट कम में उसको कंप्लीट करता था। नेक्स्ट चीज जो मॉक्स में मैंने ट्राई किया था वो ये था कि सीक्वेंस मैं हमेशा क्या रखता था। देखो, 2 तरीके का सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। एक तो होता है एक रीडिंग पोर्शन, फिर नॉन रीडिंग पोर्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरसी से शुरू किया, देन जीके, देन लीगल, देन क्यूटी, देन सीआर। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जनरल पैटर्न होता है, हर कोई ऐसा यूज करता है, रीडिंग, नॉन रीडिंग, रीडिंग, नॉन रीडिंग, रीडिंग। मेरा पैटर्न क्या था, मैं हमेशा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से शुरू करता था। तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन क्यूटी था, मैं क्यूटी से शुरू करता था। बट मैं क्या करता था, जब मैं क्वांट्स के क्वेश्चन देखता था तो मुझे पता चल जाते थे कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर उस दिन का क्वांट्स का सेक्शन मुझे टफ लग रहा है तो मैं लीगल से शुरू करता था, अगर मुझे क्वांट का सेक्शन इजी लग रहा है तो मैं क्वांट से शुरू करता था। सो मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने 5 से 6 से 7 के आसपास मॉक मैंने दिए एंड मैंने एनालाइज किया कि अब मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन कौन से हैं। तो मैंने रैंक करना शुरू किया अपने सारे सेक्शंस को, और रैंक करने से मुझे पता चला कि मेरे जो टॉप 5 स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, अगर रैंक वाइज मैं बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे आता है क्वांट्स, सेकंड नंबर पे लीगल, थर्ड नंबर पे आरसी, फोर्थ में सीआर एंड फिफ्थ में जीके। जीके के पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं जीके में कभी भी भरोसा नहीं करता था। अगर मेरा 20 भी स्कोर आ रहा है तो ये मुझे लगता था जीके में भरोसा नहीं किया जा सकता। सो मैंने जो पैटर्न रखा था वो हमेशा ये था कि मैं क्यूटी से शुरू करता था, अगर क्वांट्स टफ है तो मैं लीगल से शुरू करता था। बट एक चीज जो मैं हमेशा कांस्टेंट रखा वो ये था कि मैं जीके को हमेशा सेकंड नंबर पे रखता था। रीजन बिहाइंड दिस इज, अगर मैं अपने पहले सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिया तो अब मुझे स्पीड बढ़ाना है। जीके आपके स्पीड बढ़ाने का काम आता है, 5 से 6 मिनट में पूरा सेक्शन खत्म करो, आगे बढ़ो। एंड वहीं पे अगर मैं पहले सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिया तो अब तो जीके में और तेजी से करना है
ताकि हमको कम टाइम में पूरा पेपर खत्म करने को मिले। इसलिए जीके को सेकंड नंबर पे रखना सेफ है। इसके पीछे एक और रीजन ये है कि अगर आपका पहला सेक्शन फकअप हो गया तो आपको अब आइडिया लग जाएगा कि जीके में मेरे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर जीके में स्कोर अच्छा आ रहा है तो फिर बाकियों को आराम से करना है, अगर जीके में स्कोर नहीं आ रहा है तो बाकी सेक्शन में भी हमको स्कोर लाने हैं। इसलिए जीके को सेकंड नंबर पे रखना इज गुड। सो आपको क्या करना है, मॉक का सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए 5 से 6 मॉक्स दीजिए आप अलग अलग सेक्शन को अलग अलग पैटर्न में देके। देन आपको क्या करना है, आपको अपने एक टॉप 5 की लिस्ट बनानी है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। देन आपको उसी हिसाब से मॉक का सीक्वेंस रखना है। क्लियर? नाउ मॉक के स्कोर्स को मैं कैसे करता था। मॉक के स्कोर को मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली इन द सेंस ये नहीं कि मैं ध्यान ही नहीं देता था। मेरा सिंपल सा फंडा है मॉक्स को लेके, अगर मैंने आज एक मॉक दिया और उसमें मेरा 60 का स्कोर आया और मैंने 3 मिस्टेक्स उसमें की, अब मैं उस 3 मिस्टेक को नोट करके रख लूंगा। अगले मॉक देने से पहले मैं उन मिस्टेक्स को रिवाइज करूंगा एंड अब जब नेक्स्ट मॉक दूंगा तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो 3 मिस्टेक रिपीट ना हो। भले ही और मिस्टेक्स हो जाए बट वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो जो मैं पहले कर चुका हूं। अब अगले मॉक में अगर मेरे वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं हुई फिर भी मेरी 55 की स्कोर आई है तो मैं सोचता था कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। क्यों? 3 मिस्टेक मुझे पता है, अब मेरा 55 स्कोर आया तो मुझे और मिस्टेक्स पता चल गई। अब मैं अपना अगला मॉक जब देने जाऊंगा तो मेरे को 7 मिस्टेक्स मेरे पास है जो रिपीट नहीं करनी है। तो जब ये मिस्टेक रिपीट नहीं होगी तो आपके पास 20 मिस्टेक्स के अराउंड जब लिस्ट बन जाएगा तो आपके मिस्टेक होने कम हो जाएंगे। देन आपको सिर्फ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तो ये मेरा सिंपल सा फंडा था मॉक का। अब ये सब चीज जानने के लिए आप एक चीज ध्यान दो, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मॉक एनालिसिस इज लाइक एवरीथिंग। क्लैट में अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो देन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप प्रिपरेशन आपका प्रिपरेशन सिर्फ 40-30% चल रहा है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। सो मेक श्योर आप एनालिसिस बहुत अच्छे से करो एंड वेरी सून मेरे जो ओरिजिन क्लैट वाला चैनल है वहां मैं हाउ टू डू मॉक एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को देख रहे होंगे एंड फर्दर अगर क्लैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आप इस चैनल से भी एंड ओरिजिन क्लैट चैनल से भी आप कनेक्ट हो जाइए। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनली डाउट पूछना या मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में मैसेज करो। क्लियर? मैं सबको रिप्लाई देता हूं, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझसे रिप्लाई नहीं मिलता है। सी मेरा सिंपल सा मोटिव है कि मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपने क्लैट के प्रिपरेशन के टाइम पे वो आप सब ना करो। मुझे काफी लेट में कुछ चीजें पता चली, स्टिल मैंने क्रैक कर लिया, बट इट्स गुड कि आपको पहले से वो पता चले और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से चलती रहे। तो कुछ भी प्रॉब्लम है रीच आउट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।